स्वागत है आप सभी का गायत्री विद्या मंदिर सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे रेप्टिलिया जंतुओं के बारे में। तो जो रेप्टिलिया है ये टेट्रापोडा जो सुपर क्लास अधिवर्ग है उसका दूसरा वर्ग है। कल हमने बात की थी टेट्रापोडा अधिवर्ग के पहले वर्ग के बारे में, एम्फीबिया के बारे में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग वर्ग रेप्टिलिया इनके बारे में बात करेंगे। आप सभी ने छिपकलियां, सांप, मगरमच्छ ये सभी देखे हैं और ये जो भी जंतु हैं इन सभी का संबंध वर्ग रेप्टिलिया से है, या ये सभी जंतु रेप्टिलिया वर्ग में सम्मिलित किए गए हैं। तो आज के लेक्चर में इन्हीं जंतुओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। नंबर 1, सबसे पहले मैं बात करूंगा रेप्टिलिया वर्ग के जंतुओं के आवास की, हैबिटेट की। तो हम क्या देखते हैं कि जो रेप्टिलिया वर्ग के जंतु हैं इनका जो आवास है वो आपके स्थलीय आवास है। तो कल मैंने एक बात की थी कि एम्फीबिया वर्ग के जंतु भी स्थलीय थे, ये जंतु भी स्थलीय है। लेकिन साथ में हमने ऐसा जोड़ा था कि एम्फीबिया वर्ग के जंतुओं को अपने जीवन चक्र में जनन के लिए जल की आवश्यकता पड़ती थी और इसलिए वो अपने अंडे जलीय आवास में या किसी जल स्रोत में देते थे। लेकिन पहली बार हम रेप्टिलिया जंतुओं में ऐसा देखते हैं कि ये जंतु पूर्ण रूप से स्थलीय जंतु हैं, यानी इन जंतुओं को जनन के लिए जल की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी ये जो जंतु हैं ये अपने अंडे स्थलीय आवास पर ही देंगे। तो ऐसा मैं कह सकता हूं कि रेप्टिलिया पहले पूर्ण स्थलीय जंतु हैं, जबकि एम्फीबिया जो हैं वो पहले स्थलीय जंतु थे और ये पहले पूर्ण स्थलीय जंतु हैं। एक बात हुई। नंबर 2, अगर हम रेप्टिलिया जंतुओं की संरचना देखें तो क्या देखेंगे कि इन जंतुओं की जो त्वचा है उस
त्वचा पर हमें खूब सारे शल्क, स्केल्स दिखाई देते हैं और रेप्टिलिया जंतुओं के ये जो स्केल है, ये जो शल्क है, वो त्वचा के अधिचर्म स्तर से निर्मित होते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो मछलियों में मैंने शल्क की बात की थी, लेकिन मछलियों के जो शल्क थे वो त्वचा के चर्म स्तर से बने हुए थे। फिर हमने जब एम्फीबिया की बात की, उभयचरों की, तो हमने कल बात की थी कि त्वचा श्वसन में मदद करती है, इसलिए उनकी त्वचा पर किसी भी प्रकार के शल्क नहीं थे। आज रेप्टिलिया की जब बात कर रहा हूं, त्वचा पर शल्क है और ये शल्क त्वचा के अधिचर्म स्तर से निर्मित होते हैं। तो सुरक्षा का काम है, क्योंकि जंतु स्थलीय है, शरीर से जल की हानि को रोकना है और उस जल की हानि को रोकने का काम ये शल्क करेंगे, जो कि त्वचा के अधिचर्म स्तर से निर्मित होते हैं। अगली बात, रेप्टिलिया भी आपके टेट्रापोडा जंतु है। टेट्रापोडा मतलब चतुष्पाद, यानी इन जंतुओं में एक जोड़ी अग्रभुजा होगी, एक जोड़ी पश्चभुजा होगी, यानी कुल मिला के युग्मित उपांग है और वो भी भुजा के रूप में, एक जोड़ी अग्रभुजा, एक जोड़ी पश्चभुजा। सांप अपवाद जरूर है, ये भुजा विहीन रेप्टाइल है, जितने भी सांप हैं वो। तो टेट्रापोडा के जंतु हैं ये। इन जंतुओं में भी मेंढक के समान या एम्फीबिया जंतुओं के समान टिम्पेनम नामक संरचना पाई जाती है। कान नहीं है ऐसे, उसकी जगह कर्णपटल, जिसे अंग्रेजी में टिम्पेनम कहा जाता है, आप छिपकलियों के अंदर ये टिम्पेनम कर्णपटल देख सकते हैं। तो टिम्पेनम ध्वनि को ग्रहण करने का काम करते हैं। तो टिम्पेनम एक संरचना है हिंदी में जिसे कर्णपटल के नाम से जाना जाता है। अगली बात, रेप्टिलिया जंतुओं में श्वसन की मैं बात करूंगा। इन जंतुओं में लंग्स पाए जाते हैं, यानी फुफ्फुस हैं, यानी श्वसन केवल फुफ्फुस की सहायता से होगा, क्योंकि जंतु पूर्ण रूप से स्थलीय है, केवल वायवीय श्वसन होता है और श्वसन अंग का कार्य फुफ्फुस के द्वारा किया जाता है। अगर मैं इन जंतुओं में उत्सर्जन की बात करूं तो मुख्य उत्सर्जी अंग के रूप में इनमें किडनी पाई जाती है और थोड़ी सी विकसित प्रकार की किडनी है, मेटानेफ्रिक। तो उत्सर्जी अंग जो है इनका मुख्य वो किडनी है। और रेप्टिलिया जंतुओं में हम देखते हैं कि सर्वाधिक विकसित प्रकार की मेटानेफ्रिक किडनी पाई जाती है।
जबकि मछलियों में, एम्फीबिया में वो जो कार्यशील किडनी थी वो मीजोनेफ्रिक प्रकार की थी। लेकिन यहां पर पहली बार हम देखते हैं कि मेटानेफ्रिक प्रकार की किडनी इनमें पाई जाती है। इन जंतुओं का अगर मैं मुख्य उत्सर्जी उत्पाद देखता हूं तो इनका मुख्य उत्सर्जी उत्पाद यूरिक अम्ल है, क्योंकि ये स्थलीय जंतु हैं जहां जल की कमी है, इसलिए इनका मुख्य उत्सर्जी उत्पाद यूरिक अम्ल होता है। और जो जंतु यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जी उत्पाद को मुक्त करते हैं यूरिकोटैलिक कहलाते हैं। तो कल एम्फीबिया में बात की थी, वो यूरियोटैलिक थे, ये यूरिकोटैलिक प्रकार के जंतु हैं। श्वसन उत्सर्जन के बाद बात करेंगे रेप्टिलिया जंतुओं के रुधिर परिसंचरण तंत्र में हृदय की बात करें। एम्फीबिया के समान हृदय में 3 कोश हैं, 3 चैम्बर वाला हार्ट है, 2 आलिंद, 1 निलय है। और ऐसी व्यवस्था होने के कारण विऑक्सीकृत और ऑक्सीकृत रुधिर मिक्स हो जाते हैं। इस कारण एम्फीबिया के समान रेप्टिलिया भी अनियत तापी जंतु है। शरीर का ताप नियत नहीं रहेगा, वातावरण के अनुसार शरीर के ताप में भी परिवर्तन आता रहेगा, तो अनियत तापी है। एम्फीबिया के समान हृदय में केवल 3 चैम्बर है, 2 आलिंद, 1 निलय। लेकिन जब हम मगरमच्छ को देखें, क्रोकोडाइल, तो क्रोकोडाइल है तो रेप्टाइल, लेकिन उनमें हम देखते हैं कि हृदय में 4 चैम्बर बन गए हैं, 2 आलिंद हैं और 2 ही निलय बन चुके हैं। लेकिन बाकी के रेप्टाइल में ऐसी व्यवस्था नहीं है। अगली हम बात करेंगे, ये जंतु भी अंडज हैं, अंडे देते हैं, परिवर्धन प्रत्यक्ष हैं, यानी जीवन चक्र में किसी भी प्रकार की कोई लार्वा अवस्था नहीं होगी। अब इन्होंने जो अंडे दिए वो स्थलीय आवास में दिए। कल भी मैं बता रहा था, जब स्थल में दिए तो अंडों के सूखने की संभावना है। तो ऐसी कोई व्यवस्था हो, ऐसा कोई अनुकूलन हो कि इन अंडों को या इसमें जो भ्रूण बन रहा है उसे सूखने से बचाया जाए। तो यहां हम क्या देखते हैं कि भ्रूण के चारों ओर निर्मित हो जाती हैं अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां। इन झिल्लियों की संख्या 4 है और इनके नाम है एमनियन, कोरियन, एलेंटोइक और यॉक सैक, ये 4 हैं। तो अभी हमने मछलियों में, एम्फीबिया में, वो अपने अंडे जल में देते हैं तो सूखने का कोई खतरा नहीं भ्रूण के, इसलिए उनमें अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां नहीं थी। पहली बार रेप्टिलिया जंतुओं ने अपने अंडे कहां दिए? स्थलीय आवास में। तो संभावना है भ्रूण के सूखने की, तो उसे बचाने के लिए ये अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां बनी। तो वे सभी कशेरुकी जंतु जिनमें ये अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां होती हैं उन्हें एमनियोटा ग्रुप में रखा गया है। तो रेप्टिलिया एमनियोटा ग्रुप के जंतु हैं, यानी इनमें भ्रूण के चारों ओर
ये 4 अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां बन जाती है, वो भ्रूण को सूखने से बचाती है। अगली बात, रेप्टिलिया जंतुओं में कपाल तंत्रिका होगी। कपाल का मतलब ये तंत्रिकाएं मस्तिष्क से निकलती हैं। मछलियों में और एम्फीबिया में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या केवल 10 जोड़ी थी, लेकिन रेप्टिलिया और आगे जो भी बात करेंगे हम मैमल्स की, पक्षियों की, उनमें कपाल तंत्रिकाएं 12 जोड़ी होती है। तो रेप्टिलिया में भी कुल 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है। तो आज बात की टेट्रापोडा के दूसरे वर्ग की, क्लास की, जिसका नाम है रेप्टिलिया। रेप्टिलिया शब्द का अर्थ है उन जंतुओं से जो रेंग कर या खिसकते हुए या सरकते हुए गमन करते हैं। उन जंतुओं के ग्रुप का नाम रेप्टिलिया दिया गया है। तो आपने सांप को, मगरमच्छ को, छिपकलियों को गमन करते हुए देखा है, तो उनका गमन रैपर का मतलब होता है खिसकते हुए या वो घिसते हुए चलते हैं, और इसीलिए इस ग्रुप का नाम ही क्या दे दिया, रेप्टिलिया। और हिंदी में इन्हें हम सरीसृप वर्ग के नाम से जानते हैं। तो हमारे आसपास जो छिपकलियां हैं, हमारे घरों में हम देखते हैं, वो इस वर्ग के सदस्य हैं। आपने अगर कछुए देखे हैं, टॉर्टॉइज एंड टर्टल्स, तो वो कछुए भी इसी रेप्टिलिया वर्ग के जंतु हैं। सांप आपने अपने आसपास देखे हैं, वो भी रेप्टिलिया वर्ग के जंतु हैं। आपने ये मगरमच्छ देखे हैं, तो वो भी रेप्टिलिया वर्ग के जंतु हैं। तो आज हमने बात की रेप्टिलिया वर्ग की, कुछ उदाहरण डिस्कस किए, कुछ सामान्य लक्षणों की रेप्टिलिया जंतुओं के हमने बात की। तो आई होप आज का जो टॉपिक था अपना वर्ग रेप्टिलिया, रेंग कर चलने वाले जंतुओं का ग्रुप, आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।